नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। दुनिया भर में कोरोना महामारी को लेकर जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद भारत के अंदर सबसे बड़ी जो चुनौती के रूप में देखा गया वो है मजदूरों और श्रमिकों का पलायन। देश की राजधानी से लेकर तमाम उन राज्यों में जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे, जो प्रवासी श्रमिक थे, उनको जो हालात सामने नजर आने लगे, किसी भी राजनीतिक संगठन पर उनका विश्वास नहीं रह गया। जब उनके पास कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसा मौका नहीं था, उसके बाद उन्होंने कई दिनों की लंबी सफ़र, लंबी किलोमीटर्स की सड़क को सिर्फ अपने घर तक सुरक्षित पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। और पैदल ही पैदल कई मजदूर अभी भी, आज भी ये बदस्तूर सफ़र जारी है, जो अलग अलग राज्यों से सामने देखने को मिल रही हैं तस्वीरें। हमारे साथ इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए जनसत्य न्यूज़ पर हमारे साथ मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहूँगा शाहिद मंजूर साहब का। शाहिद मंजूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, श्रम मंत्रालय भी आपने संभाला है उत्तर प्रदेश सरकार में जब अखिलेश सरकार रही थी। ऐसी स्थिति में जो देश में हालात हैं, विपक्ष के तौर पर हालांकि अखिलेश यादव ने बहुत मजबूत स्थिति के तौर पर कहा है कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के तौर पर भी उनकी भूमिका को जो साथ में लेकर चलना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात है। लेकिन विपक्ष में अभी तक जो विपक्ष के जितने भी सुझाव हैं उसको सकारात्मक तौर पर नहीं लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ शाहिद जी हैं। शाहिद जी, जो हालात हैं अभी देखने को मिल रहे हैं कोरोना के बाद, जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो मजदूरों का, श्रमिकों का जो बड़े स्तर पर पलायन हुआ है, किस तरह की चुनौती देखते हैं सरकार के लिए आने वाले समय में? कैसे निपटना होगा इससे? पाठक जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनसत्या न्यूज़ का कि उन्होंने सामयिक विषय पर बात करने की और अपोजिशन के लोगों से भी बात करने की उन्होंने कोशिश की है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से जो मजदूरों की समस्याएं और प्रवासी मजदूरों की या लोकल मजदूरों की जो समस्याएं हैं उन पर सरकार ध्यान देगी और कोशिश करेगी कि उन समस्याओं का निराकरण करे। जहाँ तक वर्तमान समय में कोरोना का ताल्लुक है, तो इसको अगर देखा जाए तो बेसिकली जब भी कोई नेता या कोई सरकार बगैर सोचे समझे कोई कदम उठाएगी या किसी भावना से वशीभूत होकर कोई कदम उठाएगी तो उसके कदम ठीक नहीं निकलने के। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन 3 दिन का लॉकडाउन किया था, उसी 3 दिन के लॉकडाउन के बाद में जब फिर ताली और थाली बजवाई गई तो निश्चित रूप से उससे कोई कोरोना का कोई समाधान नहीं निकला और ये समझा गया कि शायद हमने कोरोना की जंग को जो है वो जीत लिया है। लेकिन उसके बाद में वो 3 दिन का लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ था और फिर अगले चरण का लॉकडाउन जो है वो देश में जो है वो लागू कर दिया गया। इस बीच में 18 दिन 15 दिन के बीच में जो मजदूर था, पहले तो वो ये सोचता रहा कि पहले चरण का खत्म होगा और हमें शायद हमारे घर जाने का या हमें यहाँ से निकलने का अवसर मिल जाएगा। बात है। सरकार को भी या सरकार को या सरकारों को भी ये चाहिए था कि इस 15 दिन में प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति है उसको भांप लेते और उस समस्या का निराकरण के लिए सही तरीके से उनको ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करते। लेकिन सरकार आंख पे हाथ धरे बैठी रही और आंख बंद करके इस समस्या के बारे में कोई सोचने का उन्होंने काम नहीं किया। कई जगह ऐसे उदाहरण सामने को आए, जैसे पता चला महाराष्ट्र में पता चला कि यहाँ से कोई ट्रेन लगेगी तो हजारों हजारों की तादाद में मजदूर वहाँ पर इकट्ठा हो गया। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि सरकार के कानों पर कोई जू नहीं होगी और उस तरफ को सोचने की कोई उन्होंने प्लानिंग नहीं करी। अब अभी वर्तमान में मैं परसों ही देख रहा था, हमारे यहाँ ब्रज घाट पर जो दिल्ली से मजदूर चले उसको ब्रज घाट पर रोक लिया गया। हापुड़ की पुलिस का कहना था कि आप आगे जाइए और उसकी अजले जिले की का कहना था पुलिस का कि आप यहीं रहेंगे, तो इसलिए ब्रज घाट पर उन विचारों को समस्या से जूझना पड़ा। अल्टीमेटली 2 दिन की दूसरे दिन सरकार के कान पर जू रहेंगी और उन मजदूरों को बसों के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करी। अगर ये पहले से ही सोच लिया होता तो ये जो हजारों हजारों की तादाद में मजदूर पलायन कर रहे हैं और अपने घरों को पैदल जा रहे हैं, अपने छोटे बच्चों को लेके, माँ बाप को लेके, रास्ते की दिक्कत, पानी और बारिश की समस्याओं से जूझते हुए जो आगे कदम बढ़ा रहे हैं, शायद हजारों की तादाद में जो इनकी मौत हुई है मजदूरों की, शायद उस मौत से बच गया होता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन शाहिद मंजूर जी,
जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों की वापसी पर अपनी पीठ थपथपा रही है, क्या आपको लगता है कि इससे जो हालात हैं मजदूरों के आने वाले समय में, लॉकडाउन और जो स्थितियां चल रही हैं कोरोना को लेकर, जो समय आने वाला है आर्थिक परिवेश में, क्या ये वाकई में इतना ही करना काफी होगा? दो भागों में आप देख लें। पहला चरण है इसी के लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को जो आज की समस्या है, उनको रोटी की, पानी की समस्या है, उनके जीवन मरण का जो मसला प्रश्न बना हुआ है, पहले तो एक समस्या ये है। इसके बाद में आती है आर्थिक समस्या। इन मजदूरों का क्या होगा, इसको दो चरण में अगर आप बांटेंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। आज की समस्या सबसे बड़ी ये है कि फैक्ट्री बंद है, जो संस्थान है वो बंद है। इससे पहले ही जो आपने, क्योंकि आप एनसीआर में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपका ये कंस्ट्रक्शन का जो काम है, ये टोटल काम पिछले 2 साल 3 सालों से बिल्कुल वो बंद पड़ा है। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हो रहा, जो बड़ी सड़कें हैं उन पर काम हो रहा है, और उन पर मजदूरों का काम नहीं, मशीनों से काम हो रहा है। तो एक तो समस्या ये है कि जो वर्तमान में मजदूर रोटी और पानी और रास्ते के सफर के लिए जो परेशान है, एक तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, गंभीरता से सोचकर इसका निराकरण करना चाहिए। जब मजदूर घर से निकल के सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता है, उसके बाद में सरकार को कहीं पता चलता है अखबार या टीवी चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्या समस्या है मजदूर के सामने, तब सरकार कहीं ना कहीं कोई बस बस लगाती है, और वो भी आज ही अधूरी। तो सरकार पहले तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो परमानेंट करे। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं की इतला मिल गई कि मजदूर वहाँ पर सड़क पे है, वहाँ बस भेज दी और फिर काम बंद कर दिया। एक तो ये। दूसरा ये है कि क्या सरकार उन मजदूरों की रोटी पानी की भी कोई व्यवस्था कर रही है, उनके सफर में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उनको पुलिस जो उनको लठा रही है और पीट रही है, तो क्या सरकार गंभीरता से इस बात पे सोचेगी कि उस मजदूर को भूखा मरने के लिए, या तो वो जहाँ पर रह रहा वहीं पर रहता रहे, और अगर घर से बाहर निकलता तो फिर पुलिस उसको लॉकडाउन के नाम पर उसको रोकती है, उसके साथ में ज्यादती करती है। बहुत सारी वीडियो ऐसी आई हैं सोशल मीडिया पे जिससे लगता है कि इन लोगों के साथ में ज्यादती हुई है। कई ऐसी भी वीडियो आई है कि जो लोग सफर में रास्ते में मर गए, या बहुत सारे ऐसी वीडियो भी देखने को मिली है कि साइकिल पे माँ पीछे बैठी है, बच्चे आगे बैठे हैं और बीवी पैदल चल रही है। तो और वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करने की वो रास्ते में लगे हुए हैं, कहाँ दिल्ली और कहाँ झारखंड, इन सारे रास्तों में सारी समस्याएं आ रही है। यूपी के बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ से दिल्ली से और आपके पंजाब से, लुधियाना से, अमृतसर से कुछ लोग हमारे यहीं मेरठ से जो गुजरे हैं, उनकी भी लोगों ने वीडियो वायरल की है, मुलाकात भी की है। तो ये सब पे समस्या पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेशों की सरकारों को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि कोई प्रदेश की सरकार अगर कहीं अपोजिशन की सरकार है तो ये लांछन लगा देना कि सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही। जहां सरकार तुम्हारी है वहां तो स्थिति को आप संभालो। जो सबसे बड़ा आप कहिए कि मजदूरों के लिए जो हब बना हुआ है वो एनसीआर है, सारा मजदूर यहाँ से पलायन कर रहा है, इसको रोकने की कोई प्लानिंग तो करो। जब तक मजदूर को शायद रोटी नहीं शायद मिलेगी शायद मंजूर जी, ये जो उसको कमेटी जो गठित की है, जो कमेटी गठित की है इन्होंने, जो मजदूर, जो प्रवासी मजदूर वापस लौट के आए हैं, सरकार ने कमेटी जो गठित की है जिसमें कि कह रहे हैं कि अब किसी तरह से भी जो मजदूरों के लिए जो आय के स्रोत हैं वो अवसर जो है वहीं उनके प्रदेश में ही, अब उत्तर प्रदेश में जो है सर्जित किए जाएंगे। एक जो मंडल स्तर पर जिला स्तरीय कमेटी है भी इस पर जो ऑब्जर्व करेगी, और वहां पर अब इसके ऊपर जो है मजदूरों के लिए रोजगार उत्पन्न किया जाएगा। क्या ये कारगर होता है, आपको जो है दिख रहा है? नहीं। अगर कोई बात कही जाए तो वो लगता है कि मैं अपोजिशन से ताल्लुक रखता हूँ, समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश जी की टीम में हम लोग हैं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। मसला ये नहीं है। हमें एक इंसान होकर सोचना चाहिए, और इंसान होकर सोचने पर अगर हम सोचें तो हमें देखना पड़ेगा कि पुराना जो इतिहास है, जो इनकी घोषणाएं हैं, जो इनके वादे हैं, उन पर ये कितना कारगर हुए। जब 6 साल की सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रोजगार देने का वादा किया गया था, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था और ये कहा गया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, बजाय रोजगार देने के जब वही घोषणा पूरी नहीं हुई
और बजाय रोजगार देने के और रोजगारों को खत्म कर दिया गया। पलायन की स्थिति तो तभी बनी है। तो अब अब इनकी कमेटी बात तो ये है कि रोजगार कब रिजल्ट युवाओं की आएगा? बात नहीं है, बात यहाँ हो रही है अब जो मजदूर जो अपने घर पर पहुंच गए हैं, भैया मजबूरी थी, यहाँ पर सुरक्षा नहीं था, खाने के लिए रोजगार की स्थितियां नहीं थी, लेकिन अब घर पे भी पहुंच के वो भूखा भूखा थोड़ा ना मरेंगे। सरकार की जिम्मेदारी होगी, तो उसमें आप चूंकि जब जब श्रम सरकार मंत्री शुरू से रहे ये हैं, कर रही है कि आप मजदूरों के खाने का आप इंतजाम श्रम करेंगे। मंत्री रहे हैं अपने अखिलेश सरकार में, तो आपका क्या सोचना है कि कोई इस तरह का एक एजेंडा सेट करके सरकार को कोई कदम उठाने होंगे? मेरा एक कहना ये है कि जब सरकार पहले दिन से ये घोषणा कर रही है कि हम उनको वहीं खाने पीने का इंतजाम करेंगे, जब वो वहीं पर भूखे रह गए तो इनके वादों पर क्या एतबार किया जाए? जहां पर उनको भूखे रह के हजारों हजारों किलोमीटर जो पैदल चलने पर मजबूर हो गए और उनको रोटी पानी का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, तो उनके किस वादे पर, उनकी किस कमेटी पर भरोसा किया जाए? मैं तो समझता हूँ कि ये सब वही फर्जी घोषणाएं हैं। रोजगार कहाँ से अवसर प्रदान करेंगे? क्या रियल इस्टेट को उभारने की कोशिश करेंगे? क्या बाजार में जो मंदी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे? क्या जो फैक्ट्री मालिक हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके जो यहाँ से कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे लेके भाग रहे हैं, क्या उनको वापस लाके उन फैक्ट्रियों को दोबारा से चलवाने की कोशिश करेंगे? रोजगार के अवसर कहाँ से प्रदान कर देंगे ये? इन्होंने तो पहले भी कह दिया था कि रोजगार के अवसर पर पकौड़े तो चाय बेच लो, इससे थोड़ा ही रोजगार मिल रहा है। इस काम को करना होगा तो गरीब अपने आप ही कर लेगा, उसमें सरकार के किसी सहयोग की क्या जरूरत है? अब तो अभी तो मजदूरों के हिसाब अब तो वो लौट के आए हैं। सरकार ये जो कर रही है, कमेटियां जो गठित की जा रही है, ये सिर्फ दिखावा मात्र लगता है क्या? मुझे लगता यह है कि जब पहले चरण में इन्होंने अपनी बात को पूरा नहीं करा, तो ये कमेटी क्या हल निकालेंगी? और कमेटी का रिजल्ट जो कब आएगा? उत्तर प्रदेश की जब हमारी सरकार थी तो कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई थी। जैसी ये सरकार आई है, उन मजदूरों की तमाम उन योजनाओं को बंद कर दिया गया। तमाम मजदूरों को हम लोग साइकिल देते थे, रजिस्टर्ड मजदूर थे, उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। बेटियों की शादी में 51,000 रुपए हम लोग नकद देते थे, उस योजना को बदल के इन्होंने सामूहिक विवाह की योजना में लागू कर दिया। मैंने मजदूरों के घर में लाइट लगाने का काम शुरुआत की थी, सोलर ऊर्जा, वो इन्होंने बंद कर दी। वह 60 साल की उम्र में पेंशन देने की स्कीम बनाई थी और हमने देनी शुरू करी थी 1,000 रुपए पर मंथ, इन्होंने उस स्कीम को बंद कर दिया। कोई मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश में एक योजना ये आज अगर चला रहे हो तो बताएं। जो नहीं तो पुरानी योजना है उनको भी कट करके मजदूरों के हक को मारा जा रहा है। और अभी जो लेकिन इन्होंने ये शायद घोषणा साहब, की है कि मजदूरों के अकाउंट में 1,000 रुपए जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि वो तो मजदूरों का ही पैसा है। जो पैसा सेस के जरिए मजदूरों के फलाह बहबूद के लिए, उनके उत्थान के लिए जो पैसा इकट्ठा हो रहा, उसी में से तो वो पैसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के खजाने से थोड़ा ही, वो तो मजदूरों का पैसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और बल्कि का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन वो योजनाएं चलती हैं, वहां से उस पैसे का बंटवारा हो रहा है मजदूरों के लिए। तो वो इस सरकार में जो है मजदूरों तक पहुंच नहीं रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? मजदूरों का तो जो इनको मजदूरों को हक मिलना चाहिए थे वो भी मिलने बंद हो गए। जो उनका अपना पैसा है वो भी पैसा सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में शाहिद साहब की ये मैं जानना चाहता हूं कि जब अब चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है आप जो बता रहे हैं, अगर आपकी योजना जो आपके सरकार के समय पर थी, अगर उसको बंद किया गया, उसका नुकसान खामियाजा मजदूरों के लिए ही है। लेकिन अभी जो हालात है, क्या इसमें आर्थिक परिवेश के तौर पर देखा जाए तो स्पेशल फंडिंग का कोई सरकार को कदम उठाना चाहिए? और जिस तरह से जो अगर विपक्ष के नेता के तौर पर अगर आपकी तरफ से कुछ सुझाव अगर इस पर जा सकता हो तो वो क्या होगा आर्थिक परिवेश में? नहीं, सरकार तो अपोजिशन के लोगों को तो आदमी नहीं मानती, अपोजिशन के सुझाव कहाँ मानती है? अगर अपोजिशन के सुझाव को मान लिया होता तो बहुत पहले ये बात जनवरी में आ गई थी कि कोरोना भयंकर बीमारी लेकर आ रही है और इससे सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने माना कहाँ अपोजिशन की बात को? सरकार तो अपनी प्राथमिकता पे काम करती रही और उनकी प्राथमिकता थी कि कैसे जो है वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए अमेरिका से यहाँ बुलाया जाए और उनको कैसे महिमा मंडित किया जाए। ये बात किसने सोच के दी कि ये महामारी का विकराल रूप धारण करेगा? और आपके इस माध्यम टीवी चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि 3 जगह पर जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं। पहली जगह आई वो महाराष्ट्र में आए, सबसे ज्यादा महामारी का शिकार वो दिल्ली बम्बई है। दूसरी जगह अहमदाबाद है, दूसरी सबसे बड़ी महामारी हिंदुस्तान में गुजरात में अहमदाबाद में है।
और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो महामारी का शहर है वो हमारा आगरा है, वहां भी वही आए हैं। ये लोग आए और यहाँ पर सरकार तो उनकी ताली और थाली पीट के जो कोरोना को भगाने में लगी रही। सरकार ने कहाँ सोचा गरीब के लिए। तो ठीक है, लेकिन शायद साहब ये क्या मतलब ये कहना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप आके यहाँ पर जो है भारत में कोरोना दे गए? नहीं तो और कहां से आ गया ये? अगर विदेश से नहीं आया तो ये कहां से आया? तबलीगी जमात से भी आया है तो वीजा किसने दिया? सरकार ने दिया। जब WHO ने ये कह दिया था कि कोरोना की महामारी फैलेगी और गंभीरता से इसको लेना चाहिए, तो क्यों इन्होंने वीजे इशू करे? इनको पहले वीजे नहीं इशू करने चाहिए थे। और जब ये महामारी फैल गई थी तो इनके संज्ञान में होना चाहिए था कि कौन विदेशी और जमात के नाम पर या किसी दूसरे नाम पर कौन विदेशी हिंदुस्तान में है और कौन आ रहे हैं, क्यों नहीं इन्होंने जांच कराई? अच्छा चलिए, शाहिद साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये जो पलायन हुआ है इतने बड़े जो स्तर पे, उसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? सरकार की वो नीति जो मजदूरों के हक में नहीं है, वो तमाम नीति पलायन के लिए लोगों को मजबूर कर रही है। जब रियल एस्टेट डूबी तभी भी इनको सोचना चाहिए था कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ मजदूर रोटी रोजी से मजबूर हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा। लेकिन कभी इन्होंने पलट के नहीं देखा कि ये रियल एस्टेट को उभारने की और उससे बचने की और उसको आगे बढ़ाने की काम करते। इन्होंने कभी पलट के नहीं देखा। वो मजदूर हजारों हजारों की तादाद में वो छटनी होती रही और वो अपने घरों को जाता रहा। नोटबंदी के बाद में जो भयंकर स्थिति बनी थी मजदूरों की और उनके पलायन की, तभी भी इनको सोचना चाहिए था। इन्होंने उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये मरज बढ़ता गया और अब लॉकडाउन में ये चरम पर पहुंच गया। इंडस्ट्री बंद है, कारोबार बंद है, मजदूर को तनख्वाह मिल नहीं रही है, खाने का इंतजाम हो नहीं रहा। वो बेचारा कब तक रहे, उसके लिए सरकार कुछ सोच नहीं रही। सरकार के तमाम दावे रहे शाहिद जी, सरकार के तमाम दावे रहे, लोगों से कहा भी गया कि आप जहां हैं वहीं रहें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चिल्लाते रहे, लेकिन क्या ये मान लिया गया, क्या ये मान लेना चाहिए कि मजदूरों को अब देश के सिस्टम पर और देश के नेताओं पर विश्वास नहीं रहा? जो वर्तमान स्थिति है, जब तक ये विश्वास को बहाल नहीं करे जाएंगे, यही माना जाएगा कि मजदूरों का और गरीब आदमी का, या किसानों का और मजदूरों का सरकार को कोई ख्याल नहीं है जी। न प्रदेश सरकार को ख्याल है, न सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ख्याल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट वादा ऐलान कर रही है कि हम किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए जो है 5 एकड़ से नीचे के मजदूर किसान को हम भेज रहे हैं। लेकिन मैं आपके टीवी माध्यम से दावा कर रहा हूं कि इनका ये वादा जो है ये खोखला है और झूठा है, क्योंकि छोटे मोटे हम भी किसान हैं। अगर पैसा आना था तो सारे किसानों के खाते में आना चाहिए था। जो 5 एकड़ से नीचे का किसान है उसको 2,000 रुपए प्रति महीना आना चाहिए था, लेकिन सरकार दावा कर रही है और पैसा आ नहीं रहा है। तो इसीलिए विश्वास खत्म हुआ, यही कारण है कि जिसकी वजह से मजदूरों ने अपने स्तर पर ही पलायन किया। मजदूर क्या करे, कब तक भूखा रहे? पहले 15 दिन उसने विश्वास किया कि शायद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। दूसरे चरण का आया, उसका बांध टूट गया। 15 दिन के बाद ही महाराष्ट्र से सोलापुर और दूसरी जगह से जो वो आपके आ गई थी पिक्चर और तस्वीर और वीडियो आ गई थी कि किस तरीके से वहां ये लगा के ट्रेन जा रही है और लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हो गए। तो ऐसी स्थिति में आज जो हालात हैं शाहिद जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन के बाद जब स्थितियां नॉर्मल होना शुरू होंगी, कोरोना से हम कुछ हद तक निपटना शुरू करेंगे, तो उसके बाद ये जो निर्माण कार्यों को जो चुनौती होगी उससे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि मजदूर तो अभी अब मुझे लगता नहीं है कि अब वो अपने घरों से तुरंत ही निकल के बाहर आ जाएंगे और फिर से रोजगार काम करने के लिए जो है बाहर रहेंगे। पाठक जी, आप पिछले कई महीनों का, सालों का आप रिजल्ट उठा के देखिए। पलायन इसकी कोरोना की स्थिति ये तो अब आई है, लेकिन पिछले 4 साल 5 साल में मजदूर की जो हालत है, अगर गंभीरता से सरकार इसको सोचती तो शायद ये पलायन की स्थिति नहीं बनती। मजदूर तो जूतों करके उन शहरों में अपना पेट पालने के लिए रह रहा था। कारोबार बंद थे, कंस्ट्रक्शन बंद है, जो सड़क का के छोड़ के अलावा बाकी सारे काम बंद थे। सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और लोग अपने अपने जिलों को, अपने अपने प्रदेशों को पहले ही जाने शुरू हो गए थे।
जो किसी तरीके से अपना इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल बात बनेगी, उनका सबका धैर्य जो है वो तोड़ दिया इस कोरोना की बंदी ने, इस लॉकडाउन ने तोड़ दिया। सरकार की भी सरकार तो को जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं और निभाई गई? मेरा एक ये भी मांग है आपके इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं सरकारों से, इस उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारों से मांग करना चाहता हूं कि जो देश के दुनिया के इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी सरकार अपनी मनमानी ना करे, अपने ही लोगों को जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्हीं से राय न ले, बल्कि देश के तमाम उन इकोनॉमिस्ट है जिनका पूरा जीवन इसी में गुजर गया, उन सबको बिठावे, उनसे बात करके ऐसी रणनीति बनावे जिससे मजदूरों का भी भला हो, देश का भी भला हो और ये देश आगे को तरक्की सरकार के तो नुमाइंदे कह रहे हैं कि जो विपक्ष हैं, जो आप मतलब समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो तमाम ऐसे विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो आए और सुझाव दें, वो तो तैयार है, लेकिन कोई वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कई जो सरकार के जो सामने जो विपक्ष अपनी बात रखना नहीं चाहता, सिर्फ फोटो खिंचाने की बात आती है, कुछ एक पैकेट जो है दान कर दिए जाते हैं, लेकिन सुझाव के नाम पर विपक्ष के हाथ में, विपक्ष की तरफ से कुछ अभी सामने नहीं आया। खासतौर से समाजवादी पार्टी का जब स्टैंड आया, अखिलेश यादव ने विशेष सत्र बुलाने की बात की, उसके बाद तो ये कहा गया कि विशेष सत्र बुलाने की अभी जरूरत क्या है, आप सुझाव तो ऐसे भी दे सकते हैं। जब अपोजिशन की बात को नेताओं को यही कह के टाल दिया जाए, जब देश की अपोजिशन के नेता ये कहेंगे कि कोरोना एक भयंकर बीमारी आ रही है, उसको नहीं माना जाएगा, हंसी और मजाक में उड़ा दिया जाएगा, जब उत्तर प्रदेश या किसी दूसरे प्रदेशों में या हमारे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मांग करी कि इसको बुला के असेंबली में जो है उसको डिस्कस कर लिया जाए, उसको कह दिया जाएगा कि अभी आवश्यकता क्या है। जब अधिकारियों के बलबूते पर सरकार चलेगी, अपने मंत्रियों से भी नहीं सुझाव लिए जाएंगे, उनकी भी नहीं मानी जाएगी, जनप्रतिनिधि सारे टीवी और सोशल मीडिया पे सारे जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या सुझाव, जब अपनी पार्टी के लोगों के सुझाव नहीं मान रहे तो अपोजिशन के क्या सुझाव मानेंगे। और मैं इनको सुझाव दे रहा हूं, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए 10 रुपए प्रति मजदूर को खाना खिलाने की मैंने योजना शुरू करी थी, इन्होंने क्यों बंद कर दी। अगर वो योजनाएं चलती हुई होती हैं और उनको और आगे 3 जिलों की जगह और जिलों में भी बढ़ाया गया होता तो शायद मजदूरों के लिए समस्या, जो रजिस्टर्ड मजदूर है, शायद उनके लिए समस्या ना आती जी। मैंने प्रत्येक मजदूर को 10% पे पूरे महीने का भोजन देने की योजना बनाई थी, सूखा भोजन। आखिर उन्होंने उसको आगे को क्यों नहीं बढ़ाया। यही जो आज हमारे प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, तिवारी जी, ये मेरे प्रमुख सचिव होते थे जो आज मुख्य सचिव हैं, इन्हीं के जमाने की बनी हुई योजना थी। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि इसमें मंशा क्या लगती है आपको सरकार की, जो इस तरह से आपके समय में जो स्थितियां चल रही थी, मजदूरों के लिए जो लाभकारी योजनाएं थी उनको बदलना और बंद करना, उनका मकसद क्या है, मंशा क्या लगती है उसके पीछे? उनकी मंशा सीधी सीधी ये है कि मजदूरों के हक की जो लड़ाई, जो काम हो रहा था उनको रोक देना, वंचित कर देना, मजदूरों के एंटी होना, कैपिटलिस्ट के लिए काम करना, पैसे वालों के लिए काम करना, और क्या है। वाले की जो फैक्ट्रियां हैं वो भी बिना मजदूरों के कैसे चलेंगी साहब? अब कैसे चलेंगी, बेचारा मजदूर तो मजबूर है। वो अगर 5,000 रुपए में काम कर रहा था तो अब 1,000 रुपए में काम कर रहा है जी। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग जो है स्टैंड नहीं नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ, या अगर कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आप बता रहे हैं योजनाओं को बदल दिया गया, मजदूरों के लिए स्टैंड भी नहीं आया, प्रवासी मजदूरों के लिए आज जो रोजगार की बात थी वो तक नहीं आया, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विपक्षी नेता के तौर पर जो अखिलेश यादव की है, और आप भी वहां बैठे हैं, आप पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, आप खुद श्रम मंत्रालय आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से क्या स्टैंड जो है उम्मीद की जा सकती है जिससे कि सरकार के सामने सुझाव के तौर पर भी उसे लिया जा सके? जो रजिस्टर्ड मजदूर इनके पास हैं, सरकार उनका भरपूर सहयोग करे और उन मजदूरों को पूरा उनके परिवार के लिए खाने पीने का इंतजाम करे। इनके पास पैसा है, मैंने अपने ज़माने में काफ़ी पैसा मैं छोड़ के आया था, वो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक तो हो गया रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए, और जो कंस्ट्रक्शन से दूसरे जुड़े हुए दूसरे मजदूर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार उनको अलहदा से एक पैकेज दे, जिसका सरकार ने ऐलान भी किया है, जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है उस योजना को लागू करें। बात सिर्फ योजनाओं के भाषण से नहीं काम चलेगा, भाषणों को जमीन पर उतारने का कार्य योजना बना के गरीबों तक पैसा पहुंचाने से काम चलेगा।
उसे उसे जमीन पर पहुंचाने की जरूरत है, जनता के हाथ तक पहुंचने की जरूरत है, तभी उसका असर दिखेगा। तो गरीबों में विकराल रूप धारण कर गया भूख का, इसका छुटकारा तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको गंभीरता से अगर लेगी तो बात छुटकारा होगा, अन्यथा तो गरीब की तो स्थिति दिन पे दिन और खराब होती चली जाएगी। जी शायद मंजूर जी, चलते चलते मैं आपसे बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जनसत्य न्यूज़ के दर्शकों के लिए खास तौर से जो हालात हैं कोरोना को लेकर, जनसत्य न्यूज़ के दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा पहली बात तो ये कि जो सरकार कोरोना से बचने के लिए जो निर्देश दे रही है उन सब निर्देशों का पालन करें, जो WHO की गाइडलाइन है उन सब का पालन करें, ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी, मेरा एक सबसे जो आपके देखने वाले सुनने वाले हैं उन सब से भी मेरा ये आग्रह और निवेदन है कि अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने करीब को, अपने रिश्तेदारों को, ताल्लुकदारों को, सबको दूर दराज तक ये देखने की कोशिश करें कि कहीं कोई उनके जानकारी में उनका कोई रिश्तेदार, ताल्लुकदार या अड़ोसी या पड़ोसी कोई किसी भी मजहब का, किसी भी जाति का हो, कि क्या वो भूख तो से तंग तो नहीं है, रोटी रोटी से तंग तो नहीं है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इस स्थिति में कि सब लोगों का ख्याल रखें और सरकार की और WHO की जो गाइडलाइन है कोरोना से बचाव की, हम उनका फॉलो करें, उनका अक्षर से पालन करें। और सरकार की भी से भी मेरी ये मांग और ये आग्रह है मेरा सरकार से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, खास तौर से उत्तर प्रदेश के, उनसे मेरा ये आग्रह है कि जो कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में जो अव्यवस्थाएं हैं, सरकार, मुख्यमंत्री जी उनको भी दूर करने की कोशिश करें। मेरठ में मैं रह रहा हूँ, रोज़ाना ये सोशल मीडिया और मीडिया में ये बात आ रही है कि यहाँ लोगों का इलाज भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा। तो मैं अपने साथियों से भी सबसे मेरा आग्रह है और सुनने वाले और देखने वालों से भी कि ख्याल रखें कि कोई आदमी भूख से ना मर जाए। बहुत बड़ी बात है। शायद मंजूर जी, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय दिया जनसत्य न्यूज़ के दर्शकों के लिए। जनसत्य न्यूज़ पर सरकार के कार्यों की समीक्षा भी की, साथ ही साथ विपक्ष के नेता के तौर पर भी आपने सही सवाल उठाए हैं जो लगता है कि सरकार तक पहुंचेंगे और इस पर सार्थक पहल के और सकारात्मक पहलू के साथ मजदूरों के लिए और श्रमिकों के लिए जो है सरकार कुछ एक बदलाव और फैसला जरूर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी आपका, आपने जनसत्य न्यूज़ से लिए बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ जनसत्य न्यूज़ पर बात कर रहे थे शाहिद मंजूर, जो पूर्व सरकार यानी अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, श्रम मंत्रालय इन्होंने संभाला। तो जो हालात हैं देश में मजदूरों के पलायन और जो कोरोना महामारी के समय जो मजदूरों के लिए स्थिति, रोजगार को लेकर जो चुनौतीपूर्ण है, उस पर शाहिद मंजूर ने साफ तौर पर सरकार के ऊपर एक सवाल दागा और यही सवाल कि आखिरकार जो लाभकारी योजनाएं थी अगर उनको ही जारी रखा जाता तो मजदूरों के सामने इस तरह की स्थितियां चुनौतीपूर्ण बनके नहीं आती। और जो मजदूरों ने विश्वास जो खोया है, मजदूरों का जो विश्वास खोया है राजनीति को लेकर, राजनीतिज्ञों को लेकर, शायद यही कारण है जिसकी वजह से सरकार के तमाम दावों के बाद भी मजदूर अपने घर की तरफ पैदल ही सड़कों पर वापस पहुंच के जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। हालांकि अब सरकार को महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास करने होंगे मजदूरों के हितों के लिए, उनके लिए एक आर्थिक नीति पर एक विचार विमर्श, सिर्फ तो बात नहीं करनी है, उन तक वो उन लाभकारी योजनाओं का जो फायदा पहुंचना चाहिए, जमीनी स्तर पर भी उनका जो है लाभ मिलना चाहिए मजदूरों को, ये बहुत जरूरी है। ये सारी बातें शाहिद मंजूर ने आज हमारे साथ जनसत्य न्यूज़ पर की है। अगर आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप जनसत्य न्यूज़ को फेसबुक पर लाइक और फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप हमें यानी कि जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।